नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम सब करते हैं। आज आपको जो है आरो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की 26वीं श्रृंखला मिलेगी, जिसमें आज प्रश्न जो हम सब करेंगे वो लगभग 780 से 810 प्रश्न को क्रॉस कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 781 से 810, यानी हम लोग 800 प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला को आरो से संबंधित एक सीरीज पढ़ा। आज उसी कड़ी में हम सब आइए देखते हैं। प्रश्न वैसे ही हैं जो आपको हूबहू आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं और व्याख्या भी आपको वैसे ही मिलेगी, ठीक ना। तो चलिए एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपके इसके अलावा हमारी अपनी हिंदी जबरदस्त बुक है, आप इसे मात्र 299 रुपए में घर बैठे मंगा सकते हैं और इसका भरपूर लाभ भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो एक बार आप सबको इसमें जो मैटर है आरो से संबंधित, आपको सी सैट से संबंधित, यूपीएससी से, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, सब से संबंधित आपको है, ठीक ना। कोई ऐसा ग्रामर का टॉपिक ही नहीं जो इसमें छोड़ा गया हो। तो हर एक परीक्षाओं के लिए एक रामबाण, ठीक ना, एक दवा इलाज सभी मर्जों का, एक इलाज आपको जो है अपनी हिंदी। तो शानदार तरीके से इसे परिचित करना बिल्कुल नहीं भूलिए। देखिए कह क्या रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है को किसने भीख मांगने वाली संस्था, यानी कह सकते हैं किसने याचना संस्था कहकर संबोधित किया। क्या कहा? याचना संस्था, ठीक ना। याचना संस्था कहकर किसके द्वारा संबोधित किया गया? भीख मांगने वाले संस्था इसे कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? बीसी पाल यानी बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा, अरविंद घोष ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बातें आपको जो है बीसी पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल और घोष, ये चार जो हैं यहाँ पे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ये भी लिख सकते हो, ठीक ना। इन्होंने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा। डफरिन के दिमाग की उपज, के दिमाग की उपज कहकर संबोधित किया, ठीक ना। ये बात तो इन्होंने कहा। बीजी तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराए तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो ये बातें बीजी तिलक के द्वारा कहा गया। बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो हैं कांग्रेस के गरम दल के लोग हैं, कांग्रेस के गरम दल के लोग हैं, ठीक ना। गरम दल के लोग हैं, यहीं से कांग्रेस में गरम पार्टी के लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अब उदारवादियों का युग धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और गरम पंथियों यानी राष्ट्रवादियों का नेतृत्व आना प्रारंभ हो जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया है? ये समर्थन किसने नहीं किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोहम्मद अली ने, या आपको स्वामी श्रद्धानंद ने? बड़ा थोड़ा सा ऑप्शन कठिन बनाया है, ठीक ना। यहाँ पे यदि दे देता मोहम्मद अली जिन्ना तब तो सवाल फंस जाता और आप फंस जाते, ठीक ना, और आंसर भी दो दो हो जाता। लेकिन मदन मोहन मालवीय के द्वारा आपको जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया। खिलाफत आंदोलन ये आपको भारत में इसे शुरू करने का श्रेय किसे? शुरू करने का श्रेय ये किसे जाता है? तो आपको जो है कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक ना, एवं शौकत अली नामक दो भाइयों को ये खिलाफत आंदोलन शुरू करने का आपको जो है नेतृत्व मिलता है। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो टर्की के
तुर्की के खलीफा के विरुद्ध आपको जो है कि मित्र राष्ट्रों ने सेब्री की संधि कर ली थी, उसी के कारण आपको जो है भारत में खलीफा को बचाने के लिए यहाँ के मुसलमानों के द्वारा आपको जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया और गांधी जी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखिए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? अब यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई? तो नवंबर 1928 ईस्वी में आपको इसके स्थापना हुई और इसके संस्थापना के समय संस्थापक सदस्य के रूप में बेटा दो लोग भारत से बड़े हैं आपको शामिल होते हैं। एक आपको सुभाष चंद्र बोस और दूसरे बच्चा जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों जो है भाग लेते हैं और ये संस्थापक सदस्य रहते हैं। स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस के द्वारा नवंबर 1928 ईस्वी में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। दामोदर सहायक नदी है, यानी दामोदर नदी जो है ये किसकी सहायक है? हुगली की, गंगा की, पद्मा की या स्वर्ण रेखा की? ये सभी नदियां जो है आप सबको बता दें, सब नदियां जो है ये जो है कि कहां गिरते हैं? बंगाल की खाड़ी में। ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियां हैं। ये पद्मा, ये गंगा को बंगाल में, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, देश में पद्मा कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक ना, हुगली, ये आपको हुगली नदी ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। साथ ही साथ कलकत्ता बंदरगाह जो है हुगली पर स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है, ये बात भी याद रखिए। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक ना, भारत की सबसे लंबी नदी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नदी, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। गंगा को भारत की जीवन रेखा कहते हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। ठीक ना, मेरुदंड के रूप में इसे हम सब जानते हैं। स्वर्ण रेखा, ये जहानाबाद जो है, जमशेदपुर कर लो, जहानाबाद नहीं, जमशेदपुर आपको स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। क्या है? जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इस तरह से दामोदर, ये आपको इसका उद्गम कहां हुआ है? दामोदर का उद्गम तब बता सकते हैं कि इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार या झारखंड के पलामू जिला से, झारखंड के पलामू जिला से। ठीक ना, पलामू से इसका उद्गम हुआ है। और महत्वपूर्ण बातों में दामोदर नदी को ये दामोदर है, इन्हें आपको जैविक नदी, जैविक मरुस्थल नदी के रूप में, जैविक मरुस्थल नदी भी कहा जाता है। ठीक ना, और ये आपको जो है इसे दामोदर नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, इसी कारण ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ये बात भी याद रखो। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए, कार्डेमम पहाड़ी किन दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? जब आप दक्षिण भारत जाओगे तो दक्षिण भारत में आपको कार्डेमम की पहाड़ी यहीं पे मिलेगी। ठीक ना, कार्डेमम की पहाड़ी आपको यहीं पे मिलेगी और ये कार्डेमम पहाड़ी तमिलनाडु और केरल के बीच, ठीक ना, तमिलनाडु और केरल के बीच ये कार्डेमम की पहाड़ी आपको स्थित है। ठीक ना, कार्डेमम की पहाड़ी किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो आप बता सकते हैं
कि ये तमिलनाडु और केरल के बीच स्थित है। अच्छा, कर्नाटक मैंने कर दिया है क्या बेटा, बोल रहा हूं ये और देख रहा हूं केरल। ये देखिए केरल और तमिलनाडु के बीच आपको ये स्थित है, ये याद रखिएगा। कार्डेमम या इसे ही इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी, ठीक ना, कि पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बात याद रखिए, ये कार्डेमम की पहाड़ी है। चलिए नेक्स्ट, यूपी ट्रिपल एससी जीडी शानदार बैच हमारी संस्था की ओर से आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया गया है और ये मात्र 699 रुपए में आपको बैच उपलब्ध है, ठीक ना। बहुत ही कम प्राइस में 699 रुपए में आपको ये उपलब्ध है, आप इसे परचेज कर सकते हो। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? चंबल नदी घाटी या हीराकुंड? हीराकुंड, चंबल कहां है? तो चंबल आपको जो है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक ना। ये हीराकुंड से केवल उड़ीसा लाभ लेता है। म्यूराक्षी से आपको जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक ना, पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य लाभ लेते हैं। शरावती ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। तो इस तरह से ऑप्शन आपको जो है एक से अधिक मिला। आयोग ने जो माना है वो चंबल को माना है, आयोग ने आंसर चंबल को दिया है, आयोग ने आंसर चंबल को माना है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। आंसर चंबल को माना है, लेकिन म्यूराक्षी परियोजना भी म्यूराक्षी नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। इससे दोनों राज्य लाभान्वित हैं, ये बात भी आप याद रखो, ठीक ना। म्यूराक्षी को आयोग ने सिर्फ पश्चिम बंगाल का कर मान लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल अधिकतम भाग वन आच्छादित है? ये भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग यानी प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक आपको जो है देखा जाए तो पहले नंबर पे यहाँ पे त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, नागालैंड या मिजोरम। तो मिजोरम राज्य आपको जो है सर्वाधिक। वैसे आपको जो है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार यदि देखा जाए तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे बेटा छत्तीसगढ़, ठीक ना, छत्तीसगढ़, ये याद रख लेना। और वन रिपोर्ट 2021 ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, क्षेत्रफल। अब यहीं पे नीचे कर लेना प्रतिशतता की दृष्टि से, तब प्रतिशतता की दृष्टि से पहले नंबर पे आपको जो है मिजोरम है, मिजोरम, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे मेघालय। ये तीन आप लगा लेना, ये प्रतिशतता की दृष्टि से आपको जो है ये मिलेगा, ये आप याद किए रहिए, ये आपको मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से आप नए आंकड़ों को भी कर सकते हैं और नए आंकड़े आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक। तो मिजोरम आपको जो है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है घाना में कोको की खेती लोकप्रिय है, कहवा ब्राजील की बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है और गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागवानी फसल है। तब ये कहवा और श्रीलंका, तो ये तो आप लोग ऑप्शन से निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक ना। लेकिन कोको में घाना भी, ये घाना कहाँ है? तो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश घाना, ठीक ना। ये घाना के ही कॉफी अन्नान थे, कॉफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कॉफी अन्नान घाना से ही थे। लेकिन गन्ना मलेशिया की प्रमुख बागवानी फसल नहीं है,
यही आपको आंसर संख्या 4 इज योर राइट आंसर। ये याद रखिएगा 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब, 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन राज्यों में प्राप्त होता है वे हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, यानी अभी उत्तर प्रदेश जिसमें देगा आप देखते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, तो ये तो असम वाला भी बाहर निकालो, पंजाब, आंध्र प्रदेश ये बाहर हो गया। इस तरह ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 2 जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन में पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे और पंजाब जो है अब जो है आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे आ गया है, पंजाब को पीछे छोड़ दिया है और पंजाब चौथे नंबर पे चला गया, ठीक ना। तो वो तो अपने पुराना आंकड़ा है इसलिए ऐसा दिया है, नए आंकड़े के अनुसार आपको ये है। जबकि गेहूं के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आपको मध्य प्रदेश आ गया है बेटा, ये भी याद रखना। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश हो गया है, ठीक ना, और तीसरे पे पंजाब है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है काजीरंगा के वन, ये काजीरंगा कहाँ है तो ये असम में है, ठीक ना। नीलगिरी ये कहाँ है तो ये आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, केरल, कर्नाटक ये सब सीमा है, कर्नाटक की सीमा पर है। आपको शांत घाटी, शांत घाटी जो है साइलेंट वैली ये केरल में है, पश्चिमी घाट में स्थित है और भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थल आपको यही मिला था। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ठीक ना, उत्तराखंड ये याद रखिएगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और यहीं पे ब्रह्म कमल नामक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पुष्प पाया जाता है। ब्रह्म कमल आपको यही स्थित है, ठीक ना, ब्रह्म कमल आपको यही स्थित है, ठीक। किसी का कोई गलती तो आप सब जो गलतियां कर रहे हैं उसको नोट करते जाना बेटा, कॉपी कलम लेकर बैठोगे तभी आप सही कर पाओगे, वरना आप सही नहीं कर पाओगे, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अपनी हिंदी शानदार तरीके से नितिन सर अद्भुत तरीके से पढ़ाए हैं और आपको हिंदी के मास्टर ब्लास्टर, ठीक ना, मास्टर ब्लास्टर एकदम जबरदस्त क्लास आप सब इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है। फूलपुर ये उत्तर प्रदेश में है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, तो चौथे का यानी ये ऑप्शन संख्या 2 जगह आपको आया, ठीक ना, चौथे का दूसरा 2 जगह आपको मिला। अब यहां से आपको जो है कि सही करना पड़ेगा और आपको जो है कि करना क्या पड़ेगा, ब्रजराज नगर, ये ब्रजराज नगर कहाँ है तो ब्रजराज नगर जो है कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और कैमूर जो है ये सीमेंट के लिए माना जाता है, हल्दिया रसायन उर्वरक के लिए माना जाता है। तो ये याद रख लीजिए, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा, यानी ऑप्शन संख्या 4 1 2 3, 4 1 2 3, 3 इज योर राइट आंसर। 3 विकल्प आपको बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा, ठीक ना। तो ये सब ये कठिन है, ठीक ना, हार्ड प्रश्न है, ये हार्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक। और इस तरह के प्रश्न को यदि डीपली नहीं पढ़ोगे तो आप आउट ऑफ एग्जाम हो, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए सही कूट का आंसर देना है आपको। अब देखिए, जिप्सम के मामले में राजस्थान यानी दूसरे का चौथा, देखो दूसरे का चौथा कितने जगहों पे है तो मिल गया एक से ही। खनिज तेल के उत्पादन में गुजरात है, सोने के उत्पादन में आपको कर्नाटक है, बॉक्साइड में आपको उड़ीसा है। तो इस तरह से पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, ये आप देख लो ये कौन सा आंसर मिला, ठीक ना, 3 4 2 1, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब आपका
माना जाएगा और ये गलती आपसे नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अगर इस तरह के, अब केजीएफ पिक्चर देखे होगे, याद रखना केजीएफ जो है ये गोल्ड माइन कहाँ है, तो कर्नाटक में है, कोलार खान, ठीक ना। कर्नाटक सोने के उत्पादन के लिए कोलार खान प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है। गुजरात के किस स्थान पर? कितना डीपली और कितना कठिन प्रश्न है ये सोच लो। अलंग में, कांडला में, ओखा में या पोरबंदर में, तब आप बताइएगा सबसे बड़ा तोड़ने का कहां है भैया, तो अलंग में, ठीक ना। अलंग में, यहीं पे गुजरात के अलंग में सबसे बड़ा जहाज, पानी जहाज को तोड़ने का कारखाना है, ठीक, ये याद रखिए। कांडला, ये आपको जो है कि ये गुजरात में है, कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। ये आपको, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रसिद्ध किस लिए है, तो तेल के निर्यात के लिए, तेल निर्यात आयात के लिए ये प्रसिद्ध है। एक प्रकार का ये ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक, ये बात भी याद रखिए, यानी पेट्रोकेमिकल पदार्थ के लिए ये प्रसिद्ध माना जाता है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा होगा, तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो है ये आपको कहां है, मछलीपट्टनम के बगल में। आपको इससे सर्वाधिक लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश के लिए कृष्णापट्टनम बंदरगाह सर्वाधिक आपको लाभकारी है। वही आप मछलीपट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? डॉल्फिन नोज के लिए। चलिए, निम्न अक्षांशों में से किसे हॉर्स अक्षांश कहते हैं, या हॉर्स अक्षांश से संबंधित कौन है? तो जब आप भारत में मैप पर आओगे तो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आपको जो है 30 डिग्री के पास में आपको जो है भूमध्य सागरीय हवाएं तेज बहती हैं, और यहाँ का उच्च दाब होने के कारण यहाँ तेज तूफानी हवाएं चलते हैं। और जब होता यह था कि अरब सागर के व्यापारी जो थे, अरब के व्यापारी घोड़ों को लाद कर व्यापार किया करते थे, और जब भूमध्य सागरीय में 30 डिग्री अक्षांश के आसपास पहुंचते थे तो यहाँ खूब जो है आपको हवाएं तेज चलती थी, जिससे जहाज डूबने लगता था। ऐसी स्थिति में ये लोग अपने जहाज को उठा के अरब सागर में फेंक देते थे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, और ये था 30 डिग्री, ठीक ना। तो 30 डिग्री हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ये आपको यूजीसी ने शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में, और ये एक प्रकार से जबरदस्त अमृत बाण है आप सबके लिए। वैसे अभ्यर्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। नेक्स्ट, निम्न में से रेसिडुअल पर्वत किसका उदाहरण है? हिमालय का उदाहरण है, किलिमंजारो का उदाहरण है, एतना का उदाहरण है, या अरावली का उदाहरण है? तब बताएगा रेसिडुअल पर्वत जो है ये अरावली का उदाहरण है। भारत ने विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला, इसका यदि कुल लंबाई देखा जाए, कुल लंबाई तो 1100 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है? तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक इसका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ये कौन है? तो गुरु शिखर, नाम सुने होंगे आप सब, गुरु शिखर।
और ये गुरु शिखर जो है बच्चा, इसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है, ठीक ना। तो ये सारी बातें आप याद कर लो, देख लो, इससे बाहर प्रश्न आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते और ये सब हार्ड प्रश्न है, ठीक ना। रेजिडुअल आज तक नाम ही नहीं सुने होगा आधे लोग, तो मुझे पता है कि नाम ही नहीं सुने हैं, ठीक ना, रेजिडुअल। नेक्स्ट देखो, निम्न में से आप सामान्य रूप से टार्नेडो से संबद्ध करेंगे। टार्नेडो, ये टार्नेडो जो है ये कहां चलती है, तो यूएसए में ये चलती है, ठीक ना। लेकिन आपको जो है इसे किसमें, तो ये आपको उत्पन्न कहां होती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है कहां, मैक्सिको की खाड़ी में ये आपको उत्पन्न होती है। ये एक तरह से चक्रवात है, ठीक ना, चक्रवात है और ये तूफानी चक्रवात के रूप में जाना जाता है। फुजूटा, ठीक ना, ये इसे मापने का स्केल जो है फुजूटा, फुजीटा, ये स्केल किससे है, तो ये स्केल जो है टार्नेडो की तीव्रता मापता है, टार्नेडो की तीव्रता, ठीक, ये याद रखना। और चीन सागर में कौन सा उत्पन्न होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। चीन सागर में आपको कौन सा तूफान उत्पन्न होता है, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और आशा उम्मीद करता हूं कि शायद आप सबका मन मस्तिष्क खुल जाए और पिछले क्लास में मैंने जो बताया है आप जवाब दे पाए। निम्न में से एक शीतल धारा यानी कोल्ड करंट नहीं है, पूछा है कि यानी शीतल जलधारा का मतलब ठंडी जलधारा नहीं है, ये शीतल जलधारा का मतलब ठंडी जलधारा नहीं है। तो कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी है, जापानी जलधारा बेटा यही नहीं ठंडी है, ठीक ना। बाकी लेब्राडोर और ये भी है। तो ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। यही दो जो है ये आपको, ये किस तरह का है, तो ये गर्म है, गर्म जलधारा है, ठीक ना, जलधारा, ये याद रखिए गर्म जलधारा आपको है, सही है, समझ में आया। ये जापान में, ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले जलधारा है। भूमध्य मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम क्या है, तो तेल उत्पादन में सऊदी अरब पहले नंबर पे है। ये आप सबको, सभी लोगों को आशा उम्मीद है कि ये आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। ये आपको जो है कि तेल उत्पादन में सऊदी अरब पहले नंबर पे है, ये यहां भी सऊदी अरब है, यहां भी दिया है। सऊदी अरब के बाद बेटा ईरान आता है, ईरान दूसरे स्थान पर है, ठीक ना, ईरान सेकेंड स्थान पर ईरान है। और तीसरे स्थान पर बेटा इराक है, थर्ड स्थान पे, और फोर्थ स्थान पे कुवैत है। तो इस तरह 1, 2 और 3, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 जो है बेटा विकल्प आपका सही जवाब हुआ। मध्य पूर्व के देशों का आपको जो है तेल उत्पादक देश क्रमशः है। भारतीय संविधान यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन संविधान आपको जो है ये कब आपको अंगीकृत किया गया, अंगीकृत, तो ये भी डेट याद रख लो, 26 नवंबर आपको जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपको अंगीकृत हुआ, ठीक ना, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो ये जवाब हुआ। अब मूल संविधान में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व, धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष का उल्लेख नहीं है बेटा, ठीक ना, तो ये बाहर हो गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, ये सब बातें नहीं। तो आपको ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की कल्पना करते हैं। ये हमारा जो है कि उद्देशिका या प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया गया है। वीडियो री एग्जाम शानदार तरीके से आप सब तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको जबरदस्त तरीके से
15 मॉक टेस्ट है और व्याख्या भी आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगी। बाकी और जगह भी आप सब मॉक टेस्ट परचेज किए होंगे, आशा उम्मीद करता हूं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन दे देते हैं बेटा, आपको बाकी की चीजें नहीं बताते हैं, इतनी मेहनत नहीं करने जाते जितना करने जाते हैं। क्वेश्चन दिए आंसर दिए, क्वेश्चन दिए आंसर दिए, आंसर टीचर भी देने नहीं आता, बस क्विज दे के छोड़ दिए हैं, मुझे भी पता है। ठीक, तो पढ़ लो एक बार, शानदार तरीके से आप सबके लिए सुनहरे भविष्य के लिए लाभप्रद है, चीजें जानने की कोशिश करिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, कौन सी बात नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। ये आपको जो है आर्टिकल 39D में इस बात का उल्लेख किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब देखो, ये आपको जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त संसाधनों का समान अधिकार, ये भी आपको कहता है। लेकिन अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद किसमें किया गया है बेटा? तो अनुच्छेद 17 में है और ये मौलिक अधिकार है। ठीक ना, मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक ना, मौलिक अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो है ये किसमें है? तो भाग 4 में है, ये यहाँ पे याद रखिए, अनुच्छेद 36 से 51 में है, ये बात भी याद रखिए। ठीक ना, 36 से 51 में। और अस्पृश्यता का उन्मूलन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है भाग 17 में। चलिए, अनुच्छेद 17 भाग में निम्न में से किसका संरक्षण भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? यानी ग्राम पंचायतों का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का या वन्य प्राणी का, किसका आपको संरक्षण जो है आवश्यक है? ये बात भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बनता है। तो राष्ट्र की गरिमा को बचाए रखना, तिरंगा झंडा के प्रति सम्मान रखना, यही आपको जो है भारतीय मौलिक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य शब्द आया तो ये कहां से लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से। यूएसएसआर का मतलब है रूस के संविधान से। ठीक ना, किसकी सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया। ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, याद रखिए। ठीक ना, इसे कब शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन आपको 1976 के तहत आपको इसे शामिल किया गया। ठीक ना, ये प्रारंभ में 10 था, वर्तमान में आपको 11 मौलिक कर्तव्य है, ये बात भी याद रखिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो विधान परिषद के सृजन का अधिकार किसे बेटा? संसद को है। ठीक ना, संसद द्वारा ये किया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत? तब आप कह सकते हैं कि 167 के तहत संसद को ये अधिकार है कि किसी भी का सृजन कर सकती है अथवा आपको जो है उसका ये, ठीक ना, अवसादन कर सकती है। ये संसद के द्वारा आपको जो है वर्णित है। ठीक ना, तो ये बात भी आप याद रखिए, ये आपको विधान परिषद 169 में है। ठीक ना, 169 में इस बात का जिक्र है, ये थोड़ा सा आर्टिकल। और विधानमंडल, ये विधानमंडल की बात की जाए तो इसका उल्लेख किसमें है? 168 में विधानमंडल की बातें किया गया है। विधानमंडल किससे बनेगा? तो ये आपको इसका निर्माण जो है राज्य विधानसभा, राज्यपाल और किसी राज्य में यानी विधान परिषद जिस राज्यों में है उससे मिलकर विधानमंडल का निर्माण होगा। कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषदें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य ऐसे हुए और महाराष्ट्र जहां पे आपको विधान परिषदें हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ठीक ना,
जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है, या बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, या जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की तिथि आशा से नहीं होती है, तब आपको जो है कि लेखा के लिए बोर्ड की आवश्यकता होती है, वरना सामान्य तौर पर लेखा के लिए बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, यदि भारतीय संघ में एक राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन आवश्यक है? तो एक नए राज्य के आपको नए राज्य का सृजन करना है तो आपको जो है इसमें किसमें तो अनुसूची 1 में संशोधन होना आवश्यक है। किसमें? अनुसूची 1 में। देखिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र ये आपको किसमें वर्णन मिलता है? तो भाग 1 में, भाग 1 अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक। और नए राज्यों के सृजन किसमें बात करता है? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के सृजन की बात कही गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के सृजन से संबंधित बातें आर्टिकल नंबर 2 में आपसे की गई है। एकदम जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी शांति तरीके से जारी रखिए। आशा उम्मीद है कि आप सब अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स, ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर आपको जबरदस्त तरीके से यूट्यूब पर पढ़ाए हैं। यदि नितिन सर का यूट्यूब नोट्स चाहिए तो आप स्टडी 91 के कॉल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 7007734525 पर आप कॉल करके आप इसे बुक कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति पर निर्धारित होते हैं? भारतीय संविधान की, या योजना आयोग की, वित्त आयोग की, या राष्ट्रीय विकास परिषद की? तब बताएगा कि वित्त आयोग की सिफारिश पर आपको जो है होता है। किसकी? वित्त आयोग के सिफारिश पर। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, तब क्या जवाब देंगे? तो बताइएगा केसी नियोगी, केसी नियोगी, यही पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 15वें और वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह, एन के सिंह साहब जो है ये वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक, ये 15वें का कार्यकाल कब है? तो 2020 से 2025 तक ये 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल था। ठीक ना, ये याद रखिएगा। इसी की सिफारिश पर आपको जो है केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध स्थापित किया जाता है। समझ में आया? तो एक बार हाथ इरेज करिएगा सब लोग। क्या बातें आप सबको समझ में आई? यदि आई तो ठीक है, नहीं आई तो बताइए कि सर जी नहीं आई, दोबारा बताया जाएगा आपको। ठीक ना, चलिए, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में अंतर्गत है। अनुसूची 1 केंद्र अनुसूची में, अनुसूची 2 राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में? तो बताइएगा कि ये समवर्ती सूची में विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये शामिल है। समवर्ती सूची ये कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, के संविधान से आपको समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक ना, ये आपको भाग 7 में 3 अनुसूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट देखिए, संगम योजना का उद्देश्य क्या है?
वैसे संगम योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा आपको प्रारंभ की गई थी और संगम योजना 15 अगस्त 1996 ईस्वी को यह योजना आपको शुरू हुआ। ये योजना एक तरह से कह सकते हो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये 8वीं पंचवर्षीय 1992 से 1997 ईस्वी तक आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 15 अगस्त 1996 ये किससे संबंधित है? तो इसका मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों की सहायता करना। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों की सहायता करना था, ठीक ना। तो याद रखिए 15 अगस्त 1896, जबकि 15 अगस्त 1895 याद होगा आप सबको, ठीक ना। अगस्त 1995, ये 1995 को कौन सा आपको योजना लागू हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग बताइए जरा सा। मिड डे मील बेवकूफ, मिड डे मील योजना, सब बेवकूफ हो गए हैं, ठीक ना। पढ़ने का मन ही नहीं करता सबका। आशा उम्मीद है कि पढ़ लो बेटा सभी लोग, और जिन जिन महानुभावों का गलती हो रहा है ना वो फिर से पढ़े, ठीक ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप अभ्यास करते हैं वही एक चीज है जो आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, दूसरा बेटा कोई रास्ता नहीं। जवाहर रोजगार योजना, ये आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये योजना आई थी। इसका आपको यदि कार्यकाल देखा जाए कब आया था, तो 1 अप्रैल 1989 को ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना का यदि कार्यकाल देखिए तब 1985 से 1990, ये 85 से 90 आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था, या आपको बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, तो ये भी बेटा ये भी सही है। अब ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, जब युवा रोजगार होंगे तो आर्थिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगे, ये बात भी, तो यानी उपयुक्त सभी आपको आंसर संख्या 4 इज योर राइट आंसर, 4 आपको सही जवाब है। नेक्स्ट, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। किस तरह की सामाजिक सुरक्षा? ग्रामीण क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को, या शहरी क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को, या शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को। तो आपको जो है ये मुख्य रूप से बेनिफिशियल किसके लिए है? तो भूमिहीन श्रमिकों के लिए यह योजना आपको आई थी। 2 अक्टूबर ये योजना कब आई? तो 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2007 ईस्वी को ये योजना आई। और इस योजना में आपको मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के परिवारों को मुखिया की मृत्यु पर, यानी किसकी मुखिया? परिवार का मुखिया, ठीक ना, मुखिया की मृत्यु पर आर्थिक सहायता करना, आर्थिक सहायता करना, ये पूरी बात थी, ठीक ना। तो ये आपको किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको आई, ये भी पूछ सकता है, ठीक। तो 7, 5, 12, 2 अक्टूबर को आ रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय है। तो इस तरह से आप सबने शानदार तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला की
आशा उम्मीद करता हूं कि आप सबको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और आप सब इसी तरह श्रृंखला को जारी रखेंगे। पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। प्रश्न परीक्षा में जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं तो एकदम दावे के साथ कहता हूं कि आप सिर्फ परीक्षा देकर आइए, ठीक ना। और आपको न प्रश्न आए और या तब कहिएगा कि आपको नहीं पढ़ाया गया, सर ने हमें नहीं पढ़ाया, ठीक। मैं उन लोगों के लिए बातें करता हूं, ठीक। तो एकदम चाहे वो पेट के हों, चाहे वो आपको जो है यूट्यूबर हो, कोई भी बच्चा हो, वो सारे क्लास को देख सकता है, ठीक। आप जरूर से देखिए, अपने इस मित्रों को देखने के लिए बोलिए और अपने हिंदी जरूर परचेज करने के लिए कहिए। 299 रुपए में, मात्र और मात्र 299 रुपए में आपकी अपनी हिंदी, और इसे जबरदस्त तरीके से लिखा गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज की श्रृंखला यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सबका दिन सुखमय हो, जीवन में आप नित्य प्रतिदिन तरक्की करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार।